Hi everyone. The video that we are recording today is on a latest judgment of the year 2025. There has been a false promise of marriage. The consent of the girl for sexual intercourse was taken on the pretext that the man has an intention to marry the woman. And when you can differentiate between the fact that there is only mere breach of the promise, but the man intentionally did not do it, and while the relationship had started, they both had, that is the man also had an intention to marry, but later on something happened because of which the man could not marry the woman. इस जजमेंट में जिसका नाम है रजनीश सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, जो कि एक 2025 की जजमेंट है, उसमें कोर्ट आपको, सुप्रीम कोर्ट आपको ये बताता है कि कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि जो इंटेंशन थी इंसान की, दैट इज़ स्पेसिफिकली मेल, ठीक है, वेदर ही हैड एन इंटेंशन, उसकी नीयत थी शादी करने की, या फिर उसने जो फिज़िकल रिलेशनशिप का कंसेंट लिया लड़की से, वो फॉल्स मैरिज के प्रॉमिस पे लिया, उसकी कभी कोई इंटेंशन ही नहीं थी। अब जो ये हमारा केस है, इसके फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या हैं। इस केस में रजनीश सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, इट इज़ अ जजमेंट ऑफ 2025। द साइटेशन इज़ SCC ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट 478। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एपेलेंट है, इसने एक SLP फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। ही वॉज अ कॉन्स्टेबल इन द पुलिस। Later on in the year 2009, he had appeared for the SBI exam and now he became the clerk in SBI. Okay, and on the other side, the lady, the respondent in this SLP, जो कि यहाँ पर इनिशियली कंप्लेनेंट रही है, उसका हम मिस ए के नाम से हम उसके बारे में बात करेंगे। वो जो लेडी है वो एक हाईली एजुकेटेड गर्ल है, B.Ed उसने किया हुआ है, B.Com किया है, और वो एज अ लेक्चरर शी इज़ वर्किंग इन अ कॉलेज इन लखनऊ, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो लड़की है, दिस गर्ल हेयर इन द प्रोसिक्यूट्रिक्स, आई वुड से, इज कंटेंडिंग दैट द एपेलेंट हैड एंटर्ड इनटू द हाउस इन द ईयर 2006 एंड हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर विद फोर्स, ठीक है, यहाँ पर उसने फोर्स करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, एंड शी कुड नॉट रेज एन अलार्म बिकॉज ही हैड गैग्ड हिज माउथ, वो नहीं चीख पाई क्योंकि उसका जो मुंह था वो उसने बंद कर दिया, ठीक है, और उसने ये एक्ट किया सेक्सुअल इंटरकोर्स का। जब ये हादसा हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ, तो जो लड़की है उसके पेरेंट्स घर में मौजूद थे, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि मैंने किसी को कंप्लेन नहीं किया क्योंकि इसने, एपेलेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे शादी करूंगा, इसलिए ना तो मैंने कोई फॉर्मल कंप्लेंट करवाई, ना ही मैंने कोई इनफॉर्मल कंप्लेंट की, मतलब ना मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, ना ही मैंने जाके FIR दर्ज कराई। अब ये दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो इंटीमेसी है, वो डेवलप होना शुरू हो गया। 2006 से लेके 2009 तक ये दोनों आपस में मिलते रहे। इन दोनों का जो जॉब है वो डिफरेंट प्लेसेस पे था, ये फिर भी एक दूसरे से मिलते रहे और सेक्सुअल इंटरकोर्स होता रहा। अब 2009 की बात है कि द गर्ल हैज़ कंटेंडेड दैट इन द ईयर ऑफ 2009 ही हैड स्पाइक्ड माई ड्रिंक, ही हैड मिक्सड समथिंग विद इनो and has administered the drink to me, because of which I became a little unconscious and after that we both had sexual intercourse, जिसकी इसने वीडियो बना ली, और उस वीडियो बनाने के बाद से ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा दैट इफ़ यू वुड नॉट से येस टू एवरीथिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू, आई वुड डिस्क्लोज अबाउट द वीडियो, मतलब मैं वीडियो को वायरल कर दूंगा। अब ये जो बार बार इनका रिलेशन था 2006 से लेकर 2009 तक, उसकी वजह से ये जो लड़की है ये प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये लड़की यहाँ पर कंटेंट कर रही है कि क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी हो गई, इसने मुझे फिर से कोई मेडिसिन दी जिसकी वजह से मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा, और क्योंकि इसके पास मेरी वीडियो थी, मैं चुप रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, इस डर से कि मेरा सोशल बॉयकॉट हो जाएगा, और मैं चुप रहती रही। ये मुझे फिज़िकली एक्सप्लॉइट करता रहा, उसके साथ इसने मुझे फाइनेंशियली भी एक्सप्लॉइट किया। 2015 में इसने मेरे से एक चेक लिया जो कि 94,000 रुपीज़ का था, और मुझे ये कहा कि अगर आपने इस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में भी किसी को बताया
तो मैं ये जो सारा मैटर है, सब कुछ है, ये मैं वायरल कर दूंगा वीडियो, और इससे जो आपका रेपुटेशन है उसको हार्म होगा। तो ये जो कहानी है इनकी, ये 2006 में शुरू हुई और 2021 तक लड़की ये कंटेंट करती है कि मेरे साथ ये फिज़िकल रिलेशंस बनाता रहा और मैंने इसके बारे में कंप्लेंट नहीं की क्योंकि मुझे अपनी रेपुटेशन की परवाह थी। बट हुआ क्या, अब 2021 तक तो लड़की ने कुछ नहीं किया, बट इन द ईयर 2022 नाउ शी इज़ कंटेंडिंग दैट द मैन met an another woman whose name is नम्रता, ओके, और उसके साथ इसने शादी कर ली। अब जब ये पॉइंट इस लड़की को पता चलता है, मतलब यहाँ प्रोसिक्यूट्रिक्स को पता चलता है, तब वो 2002 में जाती है एक वन स्टॉप सेंटर ललितपुर में, और वहाँ इसको लिखित में इसकी कंप्लेंट करती है दैट ही हैड प्रॉमिस्ड टू मैरी मी बट ही डिड नॉट मैरी मी, ओके, मतलब इसने एक मेरे साथ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया था, लेकिन इसने शादी किसी और के साथ कर दी। अब जो ये इसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, ठीक है, उसमें उस लड़की ने ये लिखत में दे दिया दैट आई एम मैरिड टू दिस मैन एंड ही इज़ माई हस्बैंड, ठीक है। अब जब इस कंप्लेंट के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो जो ये लड़की है, ठीक है, जब इस कंप्लेंट के बाद भी कुछ नहीं हुआ, अब इसने एक फॉर्मल कंप्लेंट कर दी, एक फॉर्मल एफआईआर दर्ज करा दी, ठीक है जी। अब इस फॉर्मल एफआईआर में क्या क्या ऑफेंसेस हैं, ठीक है, इस फॉर्मल एफआईआर में ऑफेंसेस हैं 313 ऑफ आईपीसी, 313 ऑफ आईपीसी, देन देयर इज 376 ऑफ आईपीसी, देन देयर इज 384, 323, 504 एंड 506, ठीक है, ये सब आईपीसी में मेंशन है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास बीएनएस है उसमें इनके कौन से प्रोविजंस हैं, द सेक्शन नंबर 64 इंस्टेड ऑफ 313 इट इज इंस्टेड ऑफ सॉरी दिस इज 64 is 376, this section of 313 was not there in the charge sheet, ठीक है, ये इन्होंने चार्ज शीट से हटा दिया क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा कंटेंशन है, ठीक है, 313 का जो आईपीसी का, इसका मतलब है कि कॉजिंग मिसकैरेज वाला जो आपका कंसेप्ट है वो चार्ज शीट से इन्होंने हटा दिया, ये कहकर कि भाई 2009 में उसको आपका ड्रिंक स्पाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जब उसने 2006 से 2009 तक आपको ऑलरेडी सेक्सुअल रिलेशंस चल रहे हैं, तो वो आउट ऑफ नोवेयर 2000 में ये ड्रिंक क्यों स्पाइक करेगा, ठीक है। तो ये जो मैटर था, ये चार्जशीट में से ये जो चार्ज था इसको हटा दिया गया। नाउ दी सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी इज 64 इन बीएनएस, 384 इज 308, okay, now this part that is 323 is 115 clause 2, 504 is 352, 506 is 351, clause 1 and clause 2 can be read with regard to these। अब ये ऑफेंसेस क्या हैं, ये ऑफेंसेस हैं, यहाँ पर रेप का चार्ज है, 384 में आपका एक्सटॉर्शन का चार्ज होता था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 323 वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, देन 504 इज इंटेंशनल, इट इज इंटेंशनल इंसल्ट, ओके, टू कॉज breach of public peace. Then the last one here is threatening someone, it is threatening someone to harm the reputation, ठीक है। ये सारे ऑफेंसेस में, ठीक है, इन सारे ऑफेंसेस में लड़की जो है वो जाती है और एफआईआर दर्ज करवा देती है कि भाई इसमें ये सारे ऑफेंसेस इस लड़के ने मेरे साथ किए, लड़के ने ये चीज़ मेरे साथ गलत की, ही हैज़ कमिटेड रेप ऑन मी, देन बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन देर इज एक्सटॉर्शन, देर इज वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ हर्ट, ओके, इन 323, फिर इंटेंशनली इसने मुझे इंसल्ट किया। दूसरा चार्ज जो इन्होंने लास्ट वाला लगाया वो है
कि आप किसी को थ्रेटन करते हो कि आप उसकी रेपुटेशन को हार्म कर दोगे, ठीक है जी। अब ये जब एक FIR फाइल हुई तो इसमें एडिशनल CJM ने he had taken the cognizance of the offence and has also issued summons. Aggrieved appellant obviously now would answer to this matter. In his answer, he had filed a criminal petition under section 482 of CRPC so as to quash the FIR. But the High Court has rejected his application. So thereby now we have an SLP in Supreme Court. Now what Supreme Court talks about it? अब Supreme Court कहता है कि अगर आप इनके फैक्ट्स देखो, आप दोनों की ही बातें सुनो, ठीक है। Now herein the girl is contending that the man has raped me. Understand, the Supreme Court is saying कि हम इन केसेस में प्रैक्टिकली आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कब लड़की ने कंसेंट दिया, कब कंसेंट नहीं दिया, ठीक है। जब कंसेंट नहीं दिया तो वो रेप है। कंसेंट दिया, क्या आपका जो कंसेंट है वो विशिएटेड था, वो किसी रीज़न की वजह से था, या फिर आपको कोई गलतफहमी थी इन द सेंस कि आप किस चीज़ का एक्ट का आप कंसेंट दे रहे हो और वो कंसेंट आपको नहीं पता। मतलब जैसे एक माइनर के केस में हम ये कहते थे दैट द चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड द एक्ट और देयर इज एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट हेयर सेज that you are required to find out the difference. One case is when there is no consent at all, obviously it is a direct case of rape, or it says when there is consent but the consent has been taken from the girl on the promise of marriage. Now the problem here is how would you decide कि जो लड़का है उसने false promise of marriage किया या फिर उसने genuine promise of marriage किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रेफ़र की हैं कुछ जजमेंट्स, जिसमें एक है दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर जो केस है वो है महेश धामू खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए एक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में, इन द सेंस कि लड़के ने जो उस लड़की से प्रॉमिस लिया वो इस प्रिटेक्स्ट पे ही लिया था कि मैं आपसे शादी करूँगा। If he would not have promised, the girl would not have consented to the act. And it is from the very beginning that the man had an ulterior motive, या फिर कोई आपका एक hidden motive है, या फिर आपकी जो intention है वो मैलाफाइड है। उस केस में तो हम कह सकते हैं कि एक false promise of marriage है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब रिलेशनशिप एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम पीरियड के लिए चलता है, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए चलता है, आप तब ये नहीं कह सकते कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो ऑन दी कंटेक्स्ट ऑफ दैट इज़ वो आपने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो आपने सिर्फ इसलिए उसके लिए हाँ की कि आप शादी करोगे। In the present case that we have in hand, understand that the girl is a well educated, is a highly educated woman who's working also. So she understands the point as to which she is giving consent. अब एक जब भी आपका एक प्रोलॉन्ग्ड रिलेशनशिप चलेगा जिसमें लड़की ने कंसेंट किया होता सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए out of love and affection for the girl, at a later stage she cannot say that I had consented only on the fake promise of marriage, ठीक है। मतलब वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब भी एक प्रोलॉन्ग्ड रिलेशनशिप होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, मतलब 2006 से लेके 2009 तक लड़की ने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, अब 2006 में वो कहती है कि ड्रिंक स्पाइक कर दिया, तो जब ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा था तो लड़के को स्पाइक करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। आपने 2006 से लेके 2021 तक कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की, आप तब तक ब्लैकमेल होते रहे। 2022 में जब आपको लगा कि भाई ये जो बंदा है ये किसी दूसरे से शादी करने जा रहा है, तब आपने कहा कि ये फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज था और इसने मेरे साथ रेप किया। दूसरी चीज़, when you had been to that one stop center in Lalitpur where you have given a document stating that I am the wife of this man, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपकी शादी नहीं हुई। लड़का यहाँ पर ये कंटेंट कर रहा है कि जब हमारा ये 15 साल का अफेयर चला, इसके बीच में हमने शादी भी कर ली। तो अगर आप खुद ही एक डॉक्यूमेंट में ये लिख के देते हैं कि मैं इसकी वाइफ हूँ, एट अ लेटर स्टेज हाउ कैन यू से दैट आई एम नॉट मैरिड, और he had made a false promise या he never had an intention to marry। तो जो यहाँ पर लड़की है वो अपने आप में ही एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात करती है।
हमारा इस जजमेंट का मेन मुद्दा ये है whether it is a false promise of marriage or how the court would analyze that it is a false promise of marriage. It is when you find out that the man never had an intention to marry. It is only then you can say that there is a false promise of marriage. Supposingly the man had an intention to marry, but at a later stage because of some reason he could not marry. In that case you cannot say that there was a false promise of marriage and you cannot make an allegation against the man that he has raped you. अगर आपका जो इनिशियल इंटेंशन थी आदमी की वो शादी करने की थी लेकिन वो नहीं कर पाया किसी रीज़न से, तो लड़की ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि रेप किया है। आप ये प्रूव कीजिए कि इसकी कभी कोई इंटेंशन नहीं थी शादी करने की। एट अ लेटर स्टेज वो नहीं कर पाया, लड़की को सपोजिंगली HIV है, उसको ये पता चलता है तो वो लेटर स्टेज पे मना कर देगा। सपोजिंगली उसको एट अ लेटर स्टेज ये पता चलता है कि मेरे साथ कोई मेडिकल कंडीशन है, इन गुड फेथ वो डिनाइल पे जाता है। किसी भी रीज़न से आपको ये प्रूव करना है कि अगर उसकी इनिशियल इंटेंशन नहीं थी तो आप वो इनिशियल इंटेंशन प्रूव कीजिए, तब आप उसको फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज कह सकते हैं। लेकिन थ्रू आउट इफ़ ही हैड एन इंटेंशन टू मैरी बट एट अ लेटर स्टेज for anything which was beyond his control he did not marry, that does not mean that he has made a false promise of marriage. So in this particular case in 2025 the court has stated that the man is not guilty specifically when you have a prolonged relationship, you both were having sexual intercourse with each other. Why would a man spike a drink so as to make a video or anything? It is only when the relationships in these cases turn sour at a later stage the woman would have complained. So thereby in this case the Supreme Court did not made the man guilty because they said that the consent herein was not taken only on the ground of promise of marriage. आप शुरू से लेके एंड तक की स्टोरी देखिए। 2006 में वो लड़की ये कह रही है कि मेरे घर में ये एक्ट हुआ, मेरे पेरेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता चला और मैंने कुछ नहीं बताया। 3 साल तक आप उस लड़के के साथ रहे, प्रोलॉन्ग्ड रिलेशनशिप में रहे, 15 तक, 21 तक, 22 तक। आपने 2009 में उसके साथ रिलेशन बनाए, आप दोनों डिफरेंट जगह पोस्टेड हो, फिर भी एक दूसरे से मिल रहे हो, तो हम ये कैसे मान लें कि ये फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज है या फिर आप कंसेंटिंग पार्टी नहीं हो। ठीक है, अगर आप कंसेंटिंग पार्टी नहीं हो, आप कहते हो कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, तो आप वो इंसिडेंसेस पेश कीजिए जहां आपको ये लगता है कि आपने ब्लैकमेल किया। आप 2009 तक आप खुद उसके घर गए, वो भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, इतने लंबे टाइम तक आपने कंप्लेंट नहीं की, एक बिलेटेड FIR आप फाइल कर रहे हो 15 साल के बाद। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये बात हम मान नहीं सकते कि एक एजुकेटेड वुमेन है, पढ़ी लिखी है, कमाती है, फिर भी वो इस ब्लैकमेल में आई। अब क्योंकि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, आप गलत एलिगेशन लगा रहे हो। एंड दिस मैटर in this matter the court had said that the man is not guilty because the criteria here is that because of this prolonged relationship, okay, you would have been a consenting party, that is why it has persisted for so long. अगर आप consenting party नहीं होते तो ये नहीं चला होता। ठीक है, that is all in this video. I'll again come up with some new videos on the latest judgment in IPC. Thank you.